प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। कुछ लोग इसको काव्य सौंदर्य के नाम से भी कह सकते हैं कि कवि का जो काव्य है वो किस प्रकार से लिखा गया है, और इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि भाव पक्ष और कला पक्ष, और इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति पक्ष और अभिव्यंजना पक्ष। यानी भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य सौंदर्य आदि को ध्यान में रख करके अगर देखा जाता है तो कवि का वह काव्य सौंदर्य होता है। तो मैं आज आपको काव्य सौष्ठव, काव्य सौंदर्य जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने काव्य में अपनाया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रिय छात्रों, इस वीडियो से पहले भी मैंने गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रहे हैं, और इन ग्रंथों में यानी उनकी जो कविताएं हैं वो बड़ी ही उच्च कोटि की कविताएं मानी जा सकती हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि गजानन माधव मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं, और मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रख करके इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। अब मैं इनके अगर भाव पक्ष को देखूं तो भाव पक्ष में इन्होंने कौन कौन से विचारों को अभिव्यक्ति दी है। तो प्रिय छात्रों, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि मुक्तिबोध के उपयुक्त उद्गारों से स्पष्ट है होता है कि उनकी कविताओं का वर्ण्य विषय यथार्थ जीवन से संबंधित है। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का जो वर्ण्य विषय है वो यथार्थवाद यानी वास्तविक जीवन को अभिव्यक्ति अपने साहित्य में देता है। उनकी काव्य चेतना के संदर्भ में श्री हरिनारायण व्यास के अग्रांकित उद्गारों से हम भी सहमत हैं। इसमें कहा गया है कि मुक्तिबोध एक सचेत, सतर्क और सौदेश्य लेखक हैं। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या और उसकी काव्यतम अभिव्यक्ति उनकी कविताओं का अंतर्मन है। तो ये बात उनके साहित्य पर अच्छी तरह से देखी जा सकती है। साहित्य पर ही क्या, उसके व्यक्तित्व पर, अगर उसका व्यक्तिक जीवन देखें तो वास्तव में यह बात उनके व्यक्तिक जीवन और साहित्य पर लागू होती है। मुक्तिबोध की चेतना छायावाद की रोमानियत, रहस्यवाद की गूढ़ता और प्रगतिवाद की इतिवृत्तात्मकता में पनपी। इसलिए उनकी कविताओं में तीनों परंपराओं की विशेषताएं मौजूद हैं। उन्होंने उन सबको पचाकर एक नई नैसर्गिक शैली अपनाई। मुक्तिबोध की प्रतिभा समाजोन्मुखी, देहवादिनी, प्रतिवादमिकता और भावमयी है। आधुनिक मन की विशेषता अपने परिवेश के प्रति अपेक्षा, मूल्यों में विश्वास और मूल्यों के प्रति अनासक्ति की भावना उनमें नहीं है। वे जीवन के प्रति बड़े भावुक हैं। प्रतीकों, बिंबों और प्रतिमाओं में पूर्ण रूप से अपने परंपरा से संबंध उनकी कविताएं मनुष्य को जीवित करने की धड़कनें हैं। मुक्तिबोध के काव्य की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा। यानी इनका भाव है वो किस प्रकार से हम इनके काव्य में देख सकते हैं। जैसा कि समाजोन्मुख व्यक्तिवादिता, अपने समकालीन अन्य कवियों की भांति मुक्तिबोध की कविताओं में भी व्यक्तिवादिता का पुट है, किंतु उनकी व्यक्तिवादिता अत्यंत प्रखर होते हुए भी समाजोन्मुख है। कवि अपने व्यक्तित्व को कभी भी समग्र, संपूर्ण न मानकर उनमें परिवर्तित, परिशोधन करने को लालायित रहता है तथा व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकालने को प्रेरित भी करता है। तो इसमें इन्होंने बताया है, कर सको घृणा क्या इतना रखते हो अखंड तुम प्रेम, जितनी अखंड हो सके घृणा उतना प्रचंड क्यों रखते हो जीवन का व्रत नेम। हमारी दृष्टि में मुक्तिबोध काव्य में अज्ञेय की कविताओं जैसी अहम भावना का सर्वथा अभाव है। उनमें जो व्यक्ति कंचित
व्यक्तिवादिता है वह भी समष्टिपूर्वक अथवा समाजोन्मुखी है। इन उदाहरणों से इस तथ्य में संदेह का अवकाश नहीं रह जाता। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्मों तलक पहुंचा सकूं। उनके निम्नांकित उद्गारों के प्रकाश से मैं तो भूलकर भी इन्हें व्यक्तिवादी अथवा अहमवादी कवि नहीं कहा जा सकता। तो इन्होंने यानी समाज को साथ लेकर के लिखा है और समाज के बिना उनके काव्य की यानी अच्छी तरह से देखा भी नहीं जा सकता। अब युग जीवन की विविधताओं की अभिव्यंजना भी इन्होंने की है। युग जीवन में परिव्याप्त नाना प्रकार की विसंगति, विडंबना और विभीषिकाओं को मुक्तिबोध ने जिस अतल दर्शी सूक्ष्म दृष्टि से देखा परखा है, उसके कारण वे अपने समकालीन कवियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने इन पंक्ति में जीवन की विभीषिका को उभारा है। आज के अभाव के, कल के उपवास के, व परसों की मृत्यु के, दैन्य के, महा अपमान के, व क्षोभपूर्ण भयंकर चिंता के, पागल यथार्थ का दिखता पहाड़ सह आजकल के स्वार्थ लिप्सु करना विहीन लोगों पर उन्होंने कैसा तीखा व्यंग्य प्रहार किया है। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया। इस प्रकार से इन्होंने युग जीवन की विभीषिकाओं को भी अपने काव्य में स्थान दिया। विद्रोह और विरोध का स्वर यानी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है कि इन्होंने कहाँ पर विद्रोह किया और उस विद्रोह का क्या असर हुआ, वो भी इनके काव्य के भाव पक्ष में देखा जा सकता है। जैसे मुक्तिबोध की कविताओं में सामाजिकों की यंत्रणा, त्रास, भूख, पीड़ा, दरिद्रता और घुटन के साथ साथ आशावादिता के भी सबर सुनाई देता है। उनकी कविताओं में आशा और अवसाद का गंगा जमुनी समन्वय दृष्टि को गोचर होता है। विरोध और विद्रोह की भावना की दृष्टि से एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन शीर्षक कविता की ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे खूबसूरत कमरों में कई बार हमारी आंखों के सामने हमारे विद्रोह के बावजूद बलात्कार किए गए, नक्शीदार कक्षों में भोले निर्व्याज नयन हिरने से मासूम चेहरे, निर्दोष तन बदन, दैत्यों की बाहों के शिकंजे में इतने अधिक जकड़े गए कि जकड़े ही जाने के सिकुड़ते हुए घेरे में वे तन मन दबते पिघलते हुए एक भाप बन गए। इस प्रकार से इन्होंने यानी विद्रोह है और उसका विरोध भी किया, विद्रोह का समर्थन करके विरोध किया। युग जीवन में व्याप्त नैराश्य और कुंठा का भी इन्होंने अपने भाव पक्ष में महत्व दिया है। जैसे आधुनिक जीवन में परिव्याप्त नैराश्य और कुंठा की मुक्तिबोध की कविताओं में यानी सृष्ट व्यंजना हुई है। आज के परिवेश में अभाव, आकस्मिकता, उच्छृंखलता, षड्यंत्र, हत्याएं आदि मरणोन्मुख स्थितियों और कुंठा, तनाव, घुटन आदि का भोगने का जो विशेषता है उसकी मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में बड़ी बारीकी से उसको भरा है। जैसे विवाद में हिंसा लेता हुआ मैं सुनता हूँ ध्यान से अपने ही शब्दों का नाद, शब्दों का प्रवाह और पाता हूँ अकस्मात स्वयं के समर में उरोग उटांग की बौखलाती हुंकृत ध्वनियाँ, एकाएक भयभीत पाता हूँ पसीने से सिंचित अपना यह नग्न मन। तो इसी प्रकार से गजानन मुक्तिबोध के काव्य में अगर भाव पक्ष हैं तो कला पक्ष की दृष्टि से अगर उनके काव्य को देखा जाए तो कला पक्ष की दृष्टि से भी इनका काव्य बड़ा ही अच्छा है। तो कला पक्ष के अंतर्गत जो पहलू आते हैं उन पहलुओं में यानी इनकी जैसे भाषा है, इनकी शैली है, उनका जो अलंकार हैं, जो विधान हैं आदि की गणना इसमें की जा सकती है। तो प्रिय छात्रों, अब मैं इनके कला पक्ष के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। मुक्तिबोध के काव्य की भाषा भावाभिव्यक्ति में अत्यंत सशक्त है। इनकी भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म, गंभीर से गंभीर तथा कोमल से कोमल विचारों को वहन करने में पूर्णतः समर्थ है। इनकी भाषा सामान्यतः मिश्रित भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों, उर्दू तथा खड़ी बोली के शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का यथावश्यक प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध की भाषा में मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। एक तो वह भाषा जो उनकी मानसिक जटिलताओं के कारण गूढ़ तथा दूर है, तथा दूसरा वह रूप है जहां मानसिक शांति की स्थिति में भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट हो गई है। अब छंद विद्वान
मुक्तिबोध के काव्य में प्राय परंपरा के विपरीत मुक्त छंद विधान अपनाया गया है। उन्होंने मुक्त छंद शैली में भी तुकांतता और गेयता का पूरा ध्यान रखा है। उनके कुछ मुक्त छंद ऐसे भी हैं जो वर्णिक या मात्रिक छंद की भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं, परंतु नई कविता की काव्य चेतना के अनुसार इन्होंने सर्वत्र मुक्त छंद को ही अपनाया है। अलंकार योजना की दृष्टि से अगर गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य को देखा जाए तो मुक्तिबोध ने यद्यपि अलंकारों का सायास प्रयोग नहीं किया है, यथापि उनके सटीक एवं नवीन उपमानों का प्रयोग अति आकर्षक है। उन्होंने जीवन व्यापारों के उपमान के रूप में प्रयुक्त कर बड़े ही मार्मिक प्रभाव की सृष्टि की है। उदाहरण के लिए अंधेरे में शीर्षक कविता में मस्तिष्क के लिए डिसेक्शन का उपमान युगिन संतरास को स्पष्ट करने में वह पूर्णतः समर्थ है। इस प्रकार कवि की संवेदना का मीठे पानी का सोता उपमान अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। जैसे दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मुक्तिबोध ने प्राय जो उपमान लिए हैं वे घिसे पिटे नहीं हैं, वे आसपास के परिवेश से संबंधित हैं। अब मैं अगर इनके कला पक्ष के बारे में बताना चाहूँगा तो इन्होंने कला पक्ष में बिंब और प्रतीकों का भी यानी प्रयोग किया है। जैसे इनके काव्य में प्रतीकों की अधिकता है। उनके प्रतीकों की कुछ विशेषताएं हैं, वे निश्चय ही सीधे जीवन में लिए गए हैं। उनमें रूढ़ और परंपरात्मक प्रतीक भी हैं और नवीन व समकालीन परिवेश के प्रतीक भी हैं। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में चंबल की घाटियाँ, एक अरूप शून्य के प्रति चकमक की चिनगारियाँ और डूबता चांद कब डूबेगा आदि प्राय सभी में प्रतीकों की सार्थकता और जीवन प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बिंबों के माध्यम से भी इन्होंने लोक जीवन दर्शन है, साहित्य है और पौराणिक संदर्भों से लिए गए हैं। उनके बिंब में रागात्मकता, सदता, जटिलता और परिवेश की हुबहू तस्वीर उतारने की अद्भुत क्षमता है। उनके बिंब में चाक्षुक गुण और रंग ध्वनि बिंब अधिक हैं। शैली, मुक्तिबोध ने अधिकतर लंबी कविताएं लिखी हैं। उनकी दूसरी यह विशेषता है कि लंबे बिंबों का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं तो 10-10 पंक्तियों में ही एक ही वाक्य की व्यंजना की गई है। तो इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध के काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष बड़ा ही अच्छा है, तथापि इसमें भाषा है, छंद है, अलंकार है, शैली है, बिंब है आदि की दृष्टि से संबंधित है। इस दृष्टि से मुक्तिबोध ने नए नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग विशेष रूप से किया है। इससे उनका काव्यगत कला पक्ष और भाव पक्ष कुछ दूर हो जाने पर अतीत समृद्ध दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य सौंदर्य के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है, जिसको भाव पक्ष और कला पक्ष भी हम कह सकते हैं, और इसको अभिव्यक्ति पक्ष और भाव पक्ष और कला पक्ष, अभिव्यक्ति और अनुभूति भी इसको हम कह सकते हैं। तो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य को देखा जाए तो बड़ा ही समृद्ध है और अच्छा है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, इसके भाव पक्ष और कला पक्ष के संबंध में जानकारी दी है। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।